गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो रवि यादव हैं, जो रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्ट होकर अपने परिवार का नाम रोशन किए। उनसे जानेंगे उनकी पूरी जर्नी, किस प्रकार उन्होंने मेहनत की थी, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया। तो स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। सर का स्वागत सर आपका। नमस्ते सर। तो सर सबसे पहले जो आपका सबसे परिचय है वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सर मेरा नाम रवि यादव है। मेरा पिताजी का नाम लल्लू यादव है। आयुर्वेदानी खाद्य बाग चौम के निवासी है। सर आपका जो एजुकेशन करियर है वो बता दीजिए एक बार। सर मेरा एजुकेशन करियर हमेशा हिंदी मीडियम से रहा है। मैंने फर्स्ट से क्लास से लेकर 8th क्लास तक खाद्य बाग चौमू से सरकारी स्कूल से की है। उसके बाद में रेलवे स्टेशन 9th और 10th प्राइवेट स्कूल से की है। और मेरे 8th में परसेंटेज थे 77 और फिर 10th में परसेंटेज थे 66। और उसके बाद में मैंने साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया था क्योंकि उस टाइम इंजीनियरिंग का काफ़ी क्रेज चल रहा था। आईआईटी के ज़्यादा सपने दिखाए जा रहे थे, तो मैंने फिर मैथ सब्जेक्ट चूज़ करके और कोचिंग ली थी। तो मेरा उसमें तो नहीं हो पाया था और मेरी 12th में परसेंटेज रही 61.20, जो मेरी प्राइवेट स्कूल थी ज्योतिबा फुले से। तो सर काफ़ी जैसे बच्चे जो आर्ट्स लेते हैं लेकिन आपका साइंस लेने की कोई वजह इसके पीछे कोई खास? बस यही था सर, उस टाइम ज़्यादा सपने दिखाए जा रहे थे कि आईआईटी वालों को इतना पैकेज मिलता है उतना पैकेज मिलता है, लेकिन सच बात है किसी ने नहीं बताई थी। कोचिंग वाले बस हवा बना के रखे हैं आईआईटी की ज़्यादातर। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा ज़्यादातर बच्चों को कि आर्ट्स से कोई कमज़ोर सब्जेक्ट नहीं है। अगर बच्चा चाहे ना तो उससे बढ़िया तैयारी बढ़िया लेवल तक पहुँच सकता है। और जितने भी ये जो साइंस वालों को सपने दिखाते हैं, मैथ वालों को आईआईटी वगैरह के, तो उनको नीचे के बारे में बताना चाहिए। तो ये एयरफोर्स वगैरह होती है उनके बारे में बच्चों को गाइड करना चाहिए। भाई हाँ, इस तरह की भी कुछ पोस्ट होती है जिसमें आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आईआईटी का ही हवा बना के रखते हैं, फिर वो बच्चे निराश हो जाते हैं। घर वालों के पास इतना होता नहीं है फिर उनको इन्वेस्ट करने के लिए। तो सर आप ये बताइए आपने कंपटीशन की जो शुरुआत है वो कहाँ से कब से हुई आपकी शुरुआत? मेरी 2017 में ग्रेजुएशन करने के बाद स्टार्ट की थी मैंने, और फर्स्ट क्लास से ली थी मैंने एआर क्लासेस चोमू से। तो उसमें तो क्या था कि मेरा रोल स्टार्टिंग में जाते हैं तो ऐसे थोड़े हवा से बने रहते हैं कंपटीशन। तो मैंने उस टाइम कुछ ऐसा ध्यान नहीं दिया था, तो मेरी उसमें 1 साल खराब हुई थी कि उस घर आ गए, बैग को रख दिया और वापस लेके चले गए। और उसके बाद में मैंने जयपुर जाने का डिसीजन लिया था। उसके बाद में मैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला। मैंने अलग अलग कोचिंग ज्वाइन की वहाँ पे और मेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला वहाँ से। और फिर मैं 8 महीने बाद जैसे ही कोर्स खत्म हुआ जयपुर से वापस होम आ गया। उसके बाद मैंने 2018 वाली रेलवे ग्रुप डी भी दी थी, आरपीएफ भी दी थी, एसआई भी दी थी और लोको भी दी थी। लेकिन लोको में तो शायद साइंस पीसीएम से था तो उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा जाती है, तो मेरे 70% है उसमें। और ग्रुप डी में भी मेरी 70% है और 71% वहाँ की गई। और फिर इसमें आरपीएफ वाली कांस्टेबल वाली थी, उसमें मेरे 86.5 नंबर थे, लेकिन उसमें 88% गई। तो इस प्रकार से मेरा नहीं हो पाया। और मैंने 1-2 बार सीजीएल दी थी 2016 में बिना तैयारी के। उसमें मैं मात्र 5 नंबर से प्री पास करने से रह गया, तो वो बिना तैयारी थी, बस ऐसे ही देने गया था मैं, चलो एग्जाम दे के देखते हैं एक बार कैसा आता है। उसके बाद मैंने फिर सीजीएल नहीं दी। इस बार दी थी तो मेरी प्री फाइट हुई थी। तो सर आप ये बताइए जैसे ग्रुप डी का आपने फॉर्म भरा जी उसके बाद में आप तैयारी कैसे करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, उसका आपका पूरा जो शेड्यूल होता था पढ़ाई का वो कैसे होता था आपका? सर शेड्यूल की बात तो ऐसे है, जिस प्रकार से बच्चे का मन होना उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दबाव में आके पढ़ रहे हैं, बैठे हैं किताब लेके, तो उससे तो कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। क्योंकि जब तक दिमाग में ही नहीं जाएगा तो कितने देर बैठे रहोगे, कितनी देर बैठे रहो, कोई मतलब नहीं है उससे। तो मैं तो ये चाहता हूँ अगर आराम से बच्चा रेगुलर 4 से 5 घंटे भी रेगुलरिटी पढ़ाई करता है ना, तो उसका आराम से एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो सर आपने इसके लिए कौन कौन सी बुक्स वगैरह जो बुक लिस्ट है वो बताइए एक बार, कौन कौन सी बुक्स है देखिए रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए, देखिए जीके सर, के लिए? बुक लिस्ट की तो बात ऐसे है कि मैंने जहाँ से कोचिंग ली थी ना, तो मैंने वहाँ के तो नोट्स और वहाँ की सीटें मैथ में तो पर्सनली, इसके अलावा मैंने मैथ में और कुछ किताबों से ज़्यादा देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। जब तक कोचिंग की अगर अगला सीट दे रहा है सीजे लेवल की, उसको नहीं निकाल पा रहे तो फिर किताब लाने से तो चाहिए इनको इकट्ठी इकट्ठी कर लो, कोई मतलब नहीं है। और मैंने रेलवे के पर्टिकुलर के लिए तो कोई बुक ऐसी नहीं खरीदी। मैंने ओनली खरीदी है तो एसएससी के पर्पज से बुक लिस्ट खरीदी थी। तो मैंने उस टाइम ली थी किरण, जो 67,000 प्लस आती थी, वो 6700 प्लस ही आती थी, वो ली थी। और मैंने उसको कम से कम नहीं ना 3 बार लगाई है। 3 बार पढ़ा उसको? हाँ, मैथ तो 3 बार 4 बार, जितने दिन जैसा मन लगता था मैं वैसे मैथ को तो आराम से करता था। और साइंस के लिए मेरा सबसे बेनिफिट रहा, मैंने स्कूल में पढ़ाया था 10th क्लास को, तो वो मेरे को सबसे बेनिफिट लगा। हाँ, तो सर एक सवाल और रहता है कि काफ़ी जो युवा तैयारी करते हैं, 1-2 एग्जाम फेल होते हैं तो अपनी राह से हट जाते हैं वो।
तो ऐसे ऐसा उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि वो अपनी राह से न हटें, एक दो एग्जाम फेल हो फिर भी हार नहीं माने? देखो सर, ये कंपटीशन है, इसमें ऐसा चलता रहता है। ऐसी कोई दुख की भरी बात नहीं होती कि फेल नहीं होती, लेकिन उस फेलियर से सीखना चाहिए कि अपनी कमी क्या रही और किस प्रकार से रही, वो कमी क्यों रही अपने बीच में। एक तो हमने पढ़ाई नहीं की अच्छे से, एक भाई साथ वालों के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा कर दिया, बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, एक पेपर का लेवल अपने को पता ही नहीं चला। एक हाँ, एक ये चीज़ होती है टाइम प्रिपरेशन करते टाइम की टेस्ट जरूर लगाने चाहिए बच्चों को। अगर वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो उसके टेस्ट जरूर लगाने चाहिए। एग्जाम में जाने से पहले कम से कम उसके पास 100 टेस्ट लगा देने चाहिए। और टेस्ट लगाने का मतलब ये होता है कि एक टेस्ट लगाए, उसको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करना, क्योंकि जब तक क्वेश्चन एनालिसिस नहीं होगा ना, ऐसे तो लगा के छोड़ दिया, अब उसमें किसी क्वेश्चन के अंदर 2.5 मिनट लग गया तो वो सही भी हो गया, कई का तुक्के में सही हो गया तो उनको छोड़ दिया, भाई हाँ मैंने तो इतने नंबर आए, तो उससे बेनिफिट नहीं है, फिर उस एग्जाम की तैयारी हो ही नहीं पाती उससे फिर। तो टेस्ट सीरीज का मतलब यही होता है, ले लेकिन उसको एक एक टेस्ट एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करना चाहिए कि अपने इतना टाइम क्यों लगा इसमें, ये इतनी सेकंड में हो सकता था तो अपने को इतना टाइम कहाँ पे कर दिया, कैलकुलेशन स्पीड क्या रही अपनी, कैलकुलेशन स्पीड कम रही क्या, तो उस पर सभी पे काम करना पड़ता है कंपटीशन। और सर ये जो काफी मैंने सुना है कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनका क्या रोल रहता है इसमें? जी सर, उससे क्या होता है कि एग्जाम के प्रिपरेशन लेवल, एग्जाम लेवल का पता लगता है कि आ गया, हाँ पीछे इस लेवल से दिए थे तो या तो इससे थोड़ा अप होगा या थोड़ा सा नीचे आएगा या इसी लेवल का रहेगा, तो उन क्वेश्चनों से ये बेनिफिट होता है, वो निकाल लेता हूँ। उस टाइप के क्वेश्चन हमारे फंसते हैं तो हम आराम से कर सकते हैं उनको, बस यही मैं रहता है। और आजकल ज़्यादातर एग्जाम में तो 4 से 5 साल की प्रिपरेशन काफ़ी होते हैं, एसएससी के लिए भी काफ़ी होते हैं ये। तो सर एक जैसे कि युवा के लिए आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है काफी, जी। तो उसके लिए आपके परिवार का सपोर्ट कैसा रहा आपके पढ़ाई को लेके, आपके जब आप जॉब लगे जब तक आपका परिवार कैसे साथ खड़ा रहा आपके? देखिए सर, परिवार की बात ऐसी होती है कि एक टाइम ऐसा आता है कि उसके बाद में परिवार वाले साथ छोड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक टाइम ऐसा ही होता है कि अगर बच्चा 25 साल का हो गया और फिर भी पिताजी भी ऐसे नहीं है कि हमें भाई हाई फाई फैमिली से हो, पोर फैमिली से रहते हैं, मीडियम साइज फैमिली से रहते हैं, तो उनको दिक्कत होती है क्योंकि वो बाहर जाते हैं, वो भी कमा के लाते हैं, मेहनत तो करते हैं, तो उनका थोड़ा हो जाता है, फिर उनको आने लग जाती है भाई यार इतने दिन हो गए इसको तैयारी करते, अभी नहीं लगा तो फिर कब लगेगा, उम्र तो आधी बीत चुकी और मेरा सारा बनने वाला है नहीं कोई, तो उनको थोड़ा हो जाता है। लेकिन मेरी फैमिली ने अच्छा सपोर्ट किया था, जो बीच बीच में सबके होता है, बीच में कभी पापा ने कुछ बोल दिया तो बोल दिया, अब उनको कुछ दुखता है तभी तो बोलते, वो ऐसे थोड़ी बोल देंगे। लेकिन ये कभी पापा अगर बोल भी देते तो उसे ले लेना चाहिए, भाई हाँ कुछ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वो समझ जाना चाहिए पापा की। तो सर आपके जीवन में से कोई टर्निंग पॉइंट आया कि आपको लगा कि मुझे सरकारी जॉब चाहिए, मुझे नौकरी लगना है? आप जो नौकरी क्यों लगना चाहते थे, क्या वजह थी, मेन वजह? मेन वजह यही थी कि अपनी लाइफ सिक्योर और फैमिली की लाइफ भी सिक्योर हो जाती है। भाई देखा हुआ है कि पापा किस तरह से मेहनत करते हैं, सब जब देखते हैं सब जानते हैं, और ये भी पता है कि आने वाला समय कैसे आने वाला है, तो इसी कारण से मैंने पापा मम्मी के खातिर, परिवार के खातिर ऐसे चाहे कि जॉब लग जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, अपने लिए भी बढ़िया रहेगा, फैमिली के लिए भी बढ़िया रहेगा। अच्छा बताया सर ने। तो सर अगला सवाल ये है कि जैसे जो सोशल मीडिया रहता है उस पर आपने कैसे उसको मैनेज किया, और जो देख रहे हैं जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे कि सोशल मीडिया को कैसे वो मैनेज करें अपनी पढ़ाई को लेके? देखिए सोशल मीडिया फायदे की भी चीज़ होती है तो नुकसान की चीज़ भी होती है, लेकिन आजकल बच्चे क्या करते हैं कि नुकसान वाली चीज़ें ज़्यादा देखने लग गए। जैसे कोई क्लास चालू कर दी, कोई ले रहा है, लेक्चर ले रहा है, उसके नीचे कुछ हंसी मजाक के आ गया, उसमें फिर से क्लिक कर देगा वो, चलो देख लेते इसमें क्या है कि टाइम ज़्यादा पार्टिसिपेट कर देते, वो टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है उनका। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर कोई पर्टिकुलर ले रहा है ना, देखो वही जो अपने ज़रूरत की हो एग्ज़ाम के खातिर, फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब रहा नहीं आजकल, क्योंकि आप अगर उसी चीज़ में टाइम वेस्ट कर रहे हो और आपके पड़ोस वाला ही उसी लेक्चर को देख के निकल गया तो निकल ही गया आगे वो। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें, नेगेटिव बातें भी तो पॉजिटिव, तो मैं तो ये चाहूँगा कि पॉजिटिव ही ले। तो सर ने बताया कि जो सोशल मीडिया उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करके कि अपन अपनी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सर जैसे जब आपको पता चला कि आपका नंबर आ गया तो उस दिन की स्टोरी बताइए, किसने आपको कॉल किया कि आपका नंबर आ गया, आपका परिवार में माहौल कैसा था, आप कितने खुश हुए आपकी जॉब के सुन के? सर जब नंबर आया ना तो पहले तो मैंने क्या कि कट ऑफ में देखा था, तो कट ऑफ मैंने पता था भाई हाँ मेरे इतने नंबर है तो कट ऑफ तो कम गई है, मतलब हो जाएगा। लेकिन कई साथ वालों से सुनने को मिल रहा था कि नोवेशन में गठे भी है, एक बर्थडे भी है, तो मैंने सोचा यार एक बार रोल नंबर देख लेते, उसके बाद भी घर वालों को बताएंगे, क्योंकि अगर
कट ऑफ तो क्लियर हो गई, लेकिन अगर नॉमिनेशन में बाई चांस कम हो जाते और हम घर वालों को ये बोल देते थी हो गया, तो उनकी खुशी का ठिकाना तो नहीं रहता, लेकिन फिर रोल नंबर में नंबर ना आए तो फिर उसका दुख बहुत बड़ा होता है। तो मेरा फिर मैंने रोल नंबर चेक किया तो रोल नंबर में आ गया, तो मैंने तो बहुत खुशी हुई। मैंने पहली चीज़ ये पापा को ही बताई फिर जाके, भाई हाँ मेरा नंबर आ गया। और वास्तव में वो खुश हुए थे। ऐसा तो नहीं वो जाहिर तो नहीं कर पाए, लेकिन खुश बहुत थे वो। उनको लग रहा था कि भाई ठीक है चलो अपनी ज़िंदगी में ये कुछ कर लेगा। बहुत बड़ी खुशी। तो कॉल तो देखो आजकल व्यवहार, सरकारी नौकरी लगी नहीं कि व्यवहार चेंज हुआ नहीं सभी का चेंज होता है। हाँ, फोन कॉल भी खूब आए, दोस्तों के भी आए, सिस्टर के भी आ गए, फिर तो ससुराल से भी आ गए, सभी के कॉल आए, बहुत बढ़िया रहा है। तो सर अब जैसे अभी आप ग्रुप डी में सिलेक्ट हो चुके हो, आपकी जॉब लग चुकी है, तो इससे आगे का कोई प्लान आपने बनाया कि आपको लक्ष्य है कोई आप अचीव करना चाहते हो? जी सर, मेरा लक्ष्य है पहले तो सीजीएल क्रैक करना, क्योंकि ये और भी रेपुटेशन चीज़ है। लेकिन बात ये है ना कि धीरे धीरे सब कुछ होता है, एक साथ पकड़ना चाहिए तो वो तो होगा नहीं। और रेलवे में जैसे जीडीसी वगैरह निकलती रहती है, बाद में डिपार्टमेंटल एग्जाम, तो वो दे के आराम से बच्चा चाहे ना तो वो 3-4 से 5 साल के अंदर जिस पोस्ट पे सीजीएल के लेवल की पोस्ट पे पहुंच सकता है, वो रेलवे के स्टेशन मास्टर बन सकता है। तो मेरे पापा ने तो ये जताया मेरे को, अभी बोले थे थोड़े दिन पहले कि तेरे को स्टेशन मास्टर की तैयारी करके स्टेशन मास्टर तक जाना है। तो बताया सर ने कि ऐसा ऐसे सीजीएल का जो पोस्ट होता है उनको ये जो सपना आगे का। तो सर जैसे आप ये बताया कि जैसे काफ़ी जो युवा तैयारी करते हैं, तो वो कैसे अपनी तैयारी को परखें, कैसे अपने को आगे लेके जाएं, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, परखने की सबसे बड़ी चीज़ है मॉक टेस्ट देना। बिना मॉक टेस्ट के तैयारी नहीं पर की जा सकती, चाहे कितना ही पढ़ ले, डेली रिवीजन कर ले, लेकिन उससे जब तक मॉक टेस्ट नहीं देता ना, तब तक उसको पता नहीं लगता कि हम कितने पानी में और कितने आगे। तो मॉक टेस्ट देना जरूरी है। मॉक टेस्ट दे के ही आगे की तैयारी परखी जा सकती है, और नहीं तारीख कहाँ है, हम कहाँ है और आगे कैसे जा सकते हैं। तो सर ने बताया कि जो मॉक टेस्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉक टेस्ट से हम अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं। तो सर ऐसा आपके जीवन में कोई ऐसा आदर्श, ऐसा कोई आइडियल है जो आप मानते हो कि उससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलता हो, या आप आदर्श कौन है आपका? मैं सबसे ज़्यादा तो मेरी मम्मी पापा है, और उसके बाद में मेरे को मेरे गुरुजन मेरे थे। परफेक्ट एजुकेशन हमें मैथ पढ़ाते थे। वो एक बार तो सीपीओ ऐसा ही थे, उसके बाद में उन्होंने 2-3 बार सीजीएल क्रैक कर रखे, तो मेरे को उनसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली बाद में। सर के जो माता पिता हैं, गुरुजनगण, ये इनके सबसे बड़े आदर्श हैं। तो सर एक कोई मोटिवेशन लाइन हो, कोई दोहा, कोई इंग्लिश में, हिंदी में, किसी में भी हो, जो आप जो भी देख रहे हैं उनको बताना चाहते हो? बस सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी बच्चों को कि जब भी अगर पढ़ने का मन नहीं करे और अपने माता और ऐसे लग रहा हो कि यार अब हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, तो या तो माता पिता को साफ साफ बोल दो भाई मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही मैं कुछ, या फिर उनसे जाके एक बार शांति से बैठ जाओ उनके सामने, और एक बार उनका मेहनत करके आते ना तो शाम को उनका चेहरा देख लो। बस वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर माँ बाप से कुछ मोटिवेशन ले रहा है तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, उसके अलावा कोई मोटिवेशन काम नहीं कर सकता ज़िंदगी में। सर ने बताया कि जो आप अपने माँ बाप आते हैं, माता पिता, उनका जो शाम को काम करके आते हैं, तो यदि आप उनका चेहरा देख लें वो सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो सर को धन्यवाद, वो उस चैनल में आए और अपने को समय दिया, और अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से सर को एक उपहार, छोटा सा भेंट। धन्यवाद सर। और हम फिर से धन्यवाद देते हैं सर को कि इनका जो भी गोल हो, आगे का सपना हो, वो उनका पूरा हो और इनका जीवन मंगलकारी हो, और जो सर जो सीजीएल का सपना लेके आए वो इनका पूरा हो जल्दी से। धन्यवाद।